नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो पहली न्यूज यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी बहस। दिल्ली की सरकार ने यहाँ पे की है पेटिशन फाइल केंद्र की सरकार के लेजिस्लेशंस के अगेंस्ट। केंद्र की सरकार का बोलना है कि भाई दिल्ली का कंट्रोल होना चाहिए पार्लियामेंट के हाथों में, ना कि किसी राज्य की सरकार के हाथों में। यहाँ पे क्या लॉजिक दिया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नए लेबर कोड्स को जल्दी ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक लेबर कोड जिसको 2019 में लाया गया था और 3 लेबर कोड्स जिसको लगभग 2020 में लाया गया था। ये टोटल 4 लेबर कोड्स यहाँ पे जल्दी ही लगाए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कितने लाउड स्पीकर हटा दिए रिलीजियस साइट से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हायर सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। देखिए, एक तो होता है यूरिया, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर में आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश। इनके ऊपर यहाँ पे सब्सिडी ज्यादा दी है सरकार ने, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दाम बढ़ गए हैं, तो सब्सिडी देना जरूरी है। बर्थ और डेथ की रिपोर्टिंग को काउंट करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। इस न्यूज को देखेंगे। चाइना ने पाकिस्तान से बोला है कि जो कराची में अटैक हुआ है, 3 चाइनीज टीचर्स मारे गए हैं, इसके लिए कुछ करिए, आप सजा दीजिए लोगों को। इसके बारे में बात करेंगे। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इलाके में जहां पे माओइज्म पाया जाता है, वहां पे यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के पैसे को इस्तेमाल करके 2G सर्विसेज को 4G सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इतनी न्यूज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। एक और फीचर इनेबल हो गया है चैनल पे, वो है सुपर थैंक्स का। आपको हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इफ यू कैन नॉट ज्वाइन एंड वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, सो यू कैन कंट्रीब्यूट थ्रू दैट आइकन। चलिए समझते हैं लीप फ्रॉग, वर्ड ऑफ द डे। व्हाट इज लीप फ्रॉग? तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से ही आपको लीप फ्रॉग का मतलब समझ में आ जाएगा। इंडियाज हाइड्रोजन कंजम्पशन वाज अराउंड 7 मेट्रिक टन्स इन 2020 एंड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इट इज एंटिसिपेटेड टू लीप फ्रॉग टू अबाउट 28 मेट्रिक टन इन 2005। मतलब 7 से 28, मतलब बहुत तेजी से आगे निकल गया। तो एक मतलब तो यहाँ पे लीप फ्रॉग का ये निकल के आया कि दो लोग दौड़ रहे हैं, कंपैरिजन में एक बहुत आगे निकल गया। या फिर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर जो इंडिकेटर था, उसका नंबर एकदम से बहुत बढ़ गया। ठीक है ना? तो पहले कंज्यूम करता था इलेक्ट्रिसिटी मान लो 10 मेगावाट की, अब वो कर रहा है 100 मेगावाट की। तो कुल मिला के किसी भी चीज का कंजम्पशन या परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाए तो आप बोलोगे लीप फ्रॉग। कभी कभी लीप फ्रॉग को इस टर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है कि दो लोग कंपीट कर रहे हैं, पहले एक आगे निकला, फिर दूसरा आगे निकला, फिर तीसरा आगे निकला। तो इस तरीके से भी यूज किया जाता है। बट जनरली आप ये समझिए, लीप फ्रॉग का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल बहुत आगे निकल गया। ठीक है? वो कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, वो अपनी इनिशियल परफॉर्मेंस के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। पहली न्यूज, सेंटर सेज दिल्ली शुड बी अंडर इस कंट्रोल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चालू है इस समय पे बहस। ओके। और दिल्ली गवर्नमेंट बहस किस बेसिस पे कर रही है कि ये जो केंद्र की सरकार जीएनसीटीडी एक्ट लेके आई है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, जीएससीटीडी एक्ट ऑफ 2021। उसके साथ साथ पार्लियामेंट ने यह भी एनेक्ट किया था, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। तो इन एक्टों को यहाँ पे दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट किया है। अगर आपको याद नहीं है ये एक्ट क्या है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, डार्क साइड ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट्स। ये दोनों ही वीडियो देख लीजिए, लगभग 1 साल पुरानी है, लेकिन ओवरऑल इन मुद्दों में क्या हुआ था, इन पर्टिकुलर वीडियोस में मैंने समझा रखा है। तो यहां पे दिल्ली की सरकार का बोलना है कि इन एक्टों के थ्रू ओवरऑल जो राज्य की सरकार है उसकी जो ताकतें हैं वो छीन रहा है आपका केंद्र की सरकार। ये पिटीशन है यहां पे। तो इन इट्स पिटीशन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज ये कंटेंडेड दैट ये जो अमेंडमेंट है सेंटर के, वो एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसके थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की पूरी गवर्नेंस को केंद्र की सरकार अपने पास रखना चाह रही है। एलजी को गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर रही है, मतलब लेफ्टिनेंट को गवर्नर के साथ कंपेयर कर रही है। तो भाई, किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर एलजी अपना कंसेंट देने से मना कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर के बाहर है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह ताकत दी गई कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर कर सकता है, कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एसेंट लिए हुए। तो यहां पे दिल्ली की असेंबली का यही बोलना है कि इन सब नियम कानूनों से कहीं ना कहीं दिल्ली की राज्य सरकार की ताकत होती है कम, केंद्र की सरकार की ताकत होती है ज्यादा।
बिल्कुल सही बात है। और केंद्र की सरकार अपने इस पर्टिकुलर स्टेप को जस्टिफाई भी कर रही है। केंद्र की सरकार का बोलना है कि भाई देखिए, दिल्ली नेशन की कैपिटल है, एक स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस है, और इसकी डेवलपमेंट के लिए केंद्र की सरकार के रिसोर्सेज लगने चाहिए, ना कि दिल्ली की राज्य की सरकार के मीगर रिसोर्सेज को लगाओ। और ओवरऑल ये जो राज्य की सरकार वाली पॉलिटिक्स है, इसको हम कैपिटल सिटी में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। कैपिटल सिटी एक देश का प्रतीत होती है। यहां पे केंद्र की सरकार ने दिल्ली को लंदन से कंपेयर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने क्या बोला कि लंदन जिस तरीके से पूरी दुनिया में यूके के प्रतीक की तरह माना जाता है, उसी प्रकार से दिल्ली इंडिया के लिए है। इसलिए दिल्ली से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें हम केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की झड़प नहीं दे सकते। ओवरऑल यहां पे पार्लियामेंट को ताकत मिलनी चाहिए दिल्ली के लिए नियम कानून बनाने की। और इसीलिए ये जो दिल्ली की सरकार का कंटेंशन है कि 2021 के जो अमेंडमेंट्स है जीसीएनटीडी एक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, इसको केंद्र की सरकार बोल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जो माइनर पॉलिटिक्स है कि केंद्र वर्सेस राज्य, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली इंडिया का प्रतीक है, और इसलिए ये नियम कानून बनाने की ताकत पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। तो भैया, अभी के लिए तो एक 3 जज बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब, वो इस हियरिंग को सुन रहे हैं। लेट्स सी आगे इसमें क्या निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या राय देता है। जीएस पेपर 2, सेंटर स्टेट रिलेशंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, सरकार ने बोला है कि हम लेबर कोड्स को जल्दी ही रिलीज कर देंगे। जो 2019 और 2020 में लेबर कोड पास किए गए थे ना, इनको जल्दी ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी का बोलना है, जो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, कि भाई देखिए, ज्यादातर स्टेट्स अपने जो लेबर कोड से रिलेटेड नियम कानून है उनको निकाल चुके हैं। देखिए, लेबर कोड से रिलेटेड नियम कानून एक तो केंद्र की सरकार निकालेगी, बाकी राज्य की सरकार अपने अपने लेवल पे भी नियम कानून निकालेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, लेबर से रिलेटेड चीजें आती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि हम बहुत प्रॉपर तरीके से राज्य की सरकारों के साथ इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर इंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो राज्य की सरकार के लेबर कोड बनाए गए हैं, वो कुछ हद तक जो ये 4 लेबर कोड्स बनाए हैं केंद्र की सरकार के, उसके हिसाब से ही है। तो जो 4 लेबर कोड्स केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, उसी हिसाब से राज्य की सरकारें अपने लेबर रूल्स को ड्राफ्ट कर रही हैं। अच्छा, ये 4 लेबर कोड्स हैं कौन कौन से? तो वेजेस पे, सोशल सिक्योरिटी पे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। अगर पिछले 1-2 साल की करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 4 लेबर कोड्स हैं। एक तो है कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है ना, ये 2020 से पहले ही आ गया था। 2020 में 3 आए थे, और उन वो 3 पेंडेमिक के बाद आए थे, इसलिए उनको क्रिटिसाइज बहुत किया गया था। जो 2019 में ही आ गया था वो था कोड ऑन वेजेस। तो भैया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आपको कितनी वेज मिलनी चाहिए, कितना आपको बोनस मिलना चाहिए, कितना एम्प्लॉयज को रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर में, इसके बारे में लिखा है कोड ऑन वेजेस 2019 में। फिर आता है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। ये रेगुलेट करता है हेल्थ और सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स को उन एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये 9 लॉस को कंसोलिडेट करता है विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट। और फिर है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, ये भाई 3 लेबर लॉस को कंसोलिडेट करता है। कौन कौन से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 4 कोड्स है ना, ये कुल मिला के 29 सेंट्रल के लॉस को कंसोलिडेट करते हैं। और फाइनली इन लॉज से रिलेटेड नियम कानून अब सरकार के द्वारा यहां पे रिलीज किए जाएंगे। राज्य की सरकार अपने अलग नियम कानून रिलीज करेगी, केंद्र की सरकार अपने अलग नियम कानून रिलीज करेगी। केंद्र की सरकार के नियम कानून रूल्स पिछले साल ही बन चुके हैं, राज्य की सरकारों के ऑलमोस्ट सबके बन चुके हैं। बस 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनके नहीं बने हैं, ऐसा भूपेंद्र यादव साहब ने बोला। अब किन राज्यों के नहीं बने हैं, कुछ डिसोनेंस है क्या, इसके बारे में ज्यादा कुछ इंक्वायरी अभी है नहीं। फिर आप देखो, तो मिनिस्ट्री ने ये बोला कि तीसरी क्वार्टर रिपोर्ट रिलीज करेंगे क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे की, जो कि ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड इंप्लॉयमेंट सर्वे का एक हिस्सा है। ये जो इंप्लॉयमेंट सर्वे वो क्या बताता है कि भाई, जुलाई सितंबर 2021 में व्हेन कंपेयर टू अप्रैल टू जून 2021, जो इंप्लॉयमेंट है वो 2 लाख बढ़ा है। मतलब 2 लाख ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। अब ओवरऑल ये जो सर्वे है आपका, कौन सा? क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे, वो ये बता रहा है कि इंप्लॉयमेंट 2 लाख लोगों से बढ़ा है।
और वहीं पे रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट निकल के आई थी, जिसके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर्स में बात की थी। ये रिपोर्ट बोल रही है कि वर्किंग पॉपुलेशन के काम करने वाले आधे लोग वर्किंग फोर्स से बाहर निकल चुके हैं। तो केंद्र की सरकार चिल्लाने लगी, बोलने लगी ये सीएमआई क्या बकवास रिपोर्ट दे रहा है, अरे 10 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग केयर गिविंग जैसी अनपेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इनको आप वर्कफोर्स से बाहर क्यों मान रहे हो? ये तो अपनी वर्जी से वर्कफोर्स से बाहर है, इसलिए बाहर थोड़ी ना कि इनको नौकरियां नहीं मिली हैं। तो सीएमआई की जो रिपोर्ट है इसको सरकार ने क्रिटिसाइज किया है। सरकार का बोलना है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय के हिसाब से सरकार के स्टैंड को समझ सकते हो। जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो बोलेगा नहीं भाई सरकार सही बोल रही, जो बीजेपी को अपोज करता है वो बोलेगा नहीं भाई सरकार झूठ बोल रही। ये आपका पर्सनल एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एग्जाम में वही डाटा लिखिएगा जो ऑफिशियल सरकार द्वारा निकाला गया। और सीएमआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं पहले बता दूं, कल के करंट अफेयर्स में बताया था। फिर भाई, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे क्या होता है? तो ये कंडक्ट करवाया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंटली अपडेट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो 9 सेक्टर्स हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, क्या अपडेट्स हो रही हैं, ओवरऑल ये बताता है AQEES। और इसको कंडक्ट कौन करता है? लेबर ब्यूरो कंप्लीट करता है। इसके अंदर आते हैं दो कंपोनेंट्स, एक है क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे और एक है एरिया फ्रेम स्टैब्लिशमेंट सर्वे। तो AQEES के अंदर क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे, एरिया फ्रेम स्टैब्लिशमेंट सर्वे। क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें वो स्टैब्लिशमेंट आती है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और एरिया फ्रेम स्टैब्लिशमेंट सर्वे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले एम्प्लॉयज आते हैं, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 या 10 से कम लोग काम करते हैं। ओके, तो ये चीज। अच्छा, एक चीज और, क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सेक्टर में आपको मैंने 10 सेक्टर्स बताए थे। उन 10 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स, आईटी, बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज। ओके, फिर क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे, बस आपको इतना याद रखना है, जो एक मेजर सर्वे है वो है ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टैब्लिशमेंट बेस्ड इंप्लॉयमेंट सर्वे। इसके अंदर आते हैं दो सर्वे, एक क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे, एक आता है आपका एरिया फ्रेम स्टैब्लिशमेंट सर्वे। ठीक है, ये लिख दीजिएगा किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए। उसके साथ साथ आप बता सकते हो कि भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे नेशनल सैंपल सर्वे करवाता है, या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाता है। ये जो नहीं, सॉरी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर है। तो सर्वेस की बात की जाए तो आप पीएलएफएस के डाटा को कोट कर सकते हो, क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे के डाटा को कोट कर सकते हो, एरिया फ्रेम स्टैब्लिशमेंट सर्वे के डाटा को कर सकते हो। आपको याद रहना चाहिए क्वार्टरली इंप्लॉयमेंट सर्वे ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टैब्लिशमेंट बेस्ड इंप्लॉयमेंट सर्वे का एक सब पार्ट है। जीएस पेपर 2 इंप्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है 4G सर्विसेज इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट एरिया। यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से पैसा निकाल के जिन जिन इलाकों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है वहां पे 2G मोबाइल सर्विसेज को 4G मोबाइल सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाएगा। पैसा यहां पे खर्चा आएगा 2426 करोड़ का, 2426 करोड़ का। और फेज 1 में 2343 साइट्स पे ये अपग्रेडिंग की जाएगी, जहां पे 2G मोबाइल सर्विसेज को 2G को 4G में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, ये 1884.59 करोड़ को देख के कंफ्यूज मत होना, ये 2426 अमाउंट टैक्स मिला के है, 1884 टैक्स के बिना है। ओके, कैबिनेट ने यहां पे ये भी बोला है कि जहां पे फेज 1 में आप अपग्रेडेशन कर रहे हो वहां पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हम एलोकेट करते हैं 541.8 करोड़ रुपए। और ये पैसा 12 महीने के पीरियड के लिए यहां पे एलोकेट किया गया है मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए। और ओवरऑल अपग्रेडेशन के लिए यहां पे कितना एलोकेट किया गया है? 2426 करोड़ रुपए। और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बीएसएनएल को। तो बीएसएनएल को बोला गया कि आप ये जो 2G टेलीकॉम नेटवर्क है, इक्विपमेंट, इसको 4G में कन्वर्ट करो। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि जब 2G को आप 4G में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको हार्डवेयर चाहिए होता है। और बहुत हद तक ये हार्डवेयर इंडिया इंडिजीनियसली बना रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बीएसएनएल को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है टेलीकॉम गियर में हम इंडिपेंडेंट हो सके। हुआई जैसी कंट्रीज की एंट्री, कंपनीज की एंट्री, जो चाइनीज कंपनी है, इनकी हमने इंडिया के अंदर बैन कर दी है। हाँ, ब्रिटेन की, यूएस की कुछ कंपनी से मदद जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में इंडिजीनियस तरीके से अपना 4G का इक्विपमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम अपने आप इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए तो हम दुनिया भर में इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर भाई यहां पे बात की गई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? इसको आप नक्सलिज्म भी बोलते हो, माओइज्म भी बोलते हो, कह सकते हो कि एक प्रकार की आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट मोटिवेटेड बाय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी।
जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, जो सरकार वगैरह में भरोसा नहीं रखते हैं, इनका ये बोलना है कि भैया रेवोल्यूशन करो, वर्कर फोर्स जब रेवोल्यूशन करेगी, सरकार को उखाड़ फेंकेगी, सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी। वो जो रेड रेवोल्यूशन हुआ था ना आपका रशिया में और चाइना में, उस प्रकार की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं ये लेफ्ट विंग वाले। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, आर्म्ड रेवोल्यूशन वेज करते हैं सरकार के अगेंस्ट, और इनकी एक्टिविटीज में इनोसेंट सिविलियंस को भी प्रॉब्लम होती है, वायलेंस फैलता है। कुछ यहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कि अंडरग्राउंड कैडर्स को वायलेंस के लिए उकसाते हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी इंगेज करते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जनशक्ति। इनकी कॉमन थीम क्या है भाई? केंद्र की सरकार के अगेंस्ट या फिर राज्य की सरकार के अगेंस्ट, किसी भी सरकार के अगेंस्ट है ये। मार्जिनलाइज पीपल जो वल्नरेबल हैं उनको भड़का के ओवरऑल अपने कैडर्स में रिक्रूट कर लेते हैं और उनसे टेररिस्ट और वायलेंस एक्टिविटीज करवाते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट एरियाज कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तेलंगाना में खमाम। ये मैं आपको पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है व्हाट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो भाई दिस इज अ पूल ऑफ फंड। 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगा के सारे टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पे उनके ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू पे जो पैसा आता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर, उससे ऐसी जगहों पे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाते हैं जहां पे फाइनेंशियली लगाना सस्टेनेबल नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में चाइना के पास जो आबादी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत कम है। तो लोग वहां पे कोई 4G या 3G सर्विस खरीदेंगे इसके चांसेस बहुत कम है। तो कोई टेलीकॉम कंपनी अपने जेब से नेटवर्क लगाएगी तो वो अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगी। इसीलिए जरूरी है कि सरकार यहां पे खर्चा करे, और इसीलिए सरकार ने लगा रखा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसमें जो पैसा आता है इससे धीरे धीरे करके ओवरऑल इस प्रकार के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया जाता है, और अभी के लिए इनको नक्सलाइट हिट इलाकों में लगाया जा रहा है। ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर। इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया गया था 2003 में, और उसके थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को दिया गया था स्टैट्यूटरी स्टेटस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, वो इस फंड को गवर्न करता है। और जैसा कि मैंने बताया, जितने भी रूरल इलाके हैं, अनकवर्ड इलाके हैं, जहां पे फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए टेलीकॉम नेटवर्क लगाना, वहां पे केंद्र की सरकार यहां से पैसा निकाल के टेलीकॉम नेटवर्क लगवाती है। काम क्या है इसका? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाना, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को आगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना, अनसर्व्ड एरियाज की प्रॉब्लम को समझना, वहां पे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को पहुंचाना, और इसके लिए सब्सिडी के थ्रू यूएसओ में पैसा लेके आया जाता है। जैसे बट 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर यूपी से न्यूज निकल के आ रही भाई, लाउड स्पीकर बहुत सी जगहों से हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला 10,923 अनऑथराइज लाउड स्पीकर हटाए गए। 35,221 की लाउड स्पीकर की वॉइसेस को यहाँ पे कम किया गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नियम कानूनों के हिसाब से लाउड स्पीकर्स की साउंड को मॉनिटर करेंगे। 27 अप्रैल तक 10,923 लाउड स्पीकर्स 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में हटा दिए गए हैं, और ऐसा करने को इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने भी बोला था। सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं लखनऊ जोन से 2395, गोरखपुर से 1788, वाराणसी से 1366, मेरठ से 1204, और फिर प्रयागराज में। और इसके लिए करने के लिए 37,300 रिलीजियस हेड से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बात भी की है। अगर नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा रूल 5 ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। इसके ऊपर मैंने भी रिसेंटली 2 वीडियोज ही बनाई है। ये तो पहली वाली वीडियो है, अजान फ्रॉम लाउड स्पीकर्स इन मॉर्निंग डिस्टर्बिंग इंडिविजुअल्स। इसमें क्या बताया गया था, रूल 5 क्या है नॉइस पॉल्यूशन रूल्स का। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन में मैं आपको साउंड पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। और कल ही मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जहां पे ये जो ओवरऑल महाराष्ट्र में एमएनएस के चलते ये जो मॉस की आवाज कम करने की बात की गई थी, इस रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या डिसीजन लिया, और उसके बाद अलग अलग हाई कोर्ट्स और जुडिशरी का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर्स के इशू को लेके, ये सब मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में बोला था कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता आर्टिकल 25 में। तो ये सारी बातों के लिए कल वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा। फिर इन नियम कानून में क्या लिखा है कि अगर आपको लाउड स्पीकर यूज करना है ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए, तो पहले आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज से। आप लाउड स्पीकर को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 10 PM रात से लेकर सुबह 6 बजे तक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बंद ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस है जहां पे आवाज आपकी केवल ऑडिटोरियम तक है, बाहर नहीं जा रही, वहां जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्या बताया जा रहा है कि भाई राज्य की सरकार ऑन अ केस टू केस बेसिस 1 साल में 15 दिन के लिए लाउड स्पीकर की यूज को रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए अप्लाई कर सकती है, अगर कोई कल्चरल फेस्टिवल है या रिलीजियस फेस्टिवल है, इन सब कारणों से। जीएस पेपर 2-3 में आपको न्यूज काम आएगी। फिर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी को यहां पे कैबिनेट ने क्लियर कर दिया।
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते फर्टिलाइजर के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ सब्सिडी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है, यहाँ पे बात हो रही है म्यूरिएट ऑफ पोटैश की, डाई अमोनियम फॉस्फेट की, इनके ऊपर देने वाली सब्सिडी को 60,940 करोड़ कर दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे सरकार ने। अच्छा, आपको यहाँ पे समझना होगा कि सरकार सब्सिडी किस प्रकार से देती है। देखिए, यूरिया पे सब्सिडी देने का तरीका अलग है सरकार का, और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देने का तरीका अलग है। यूरिया फर्टिलाइजर में सब्सिडी कैसे देती है, और यूरिया में आपको बता दूं कि यूरिया जिस रेट पे मार्केट में बिकेगा ना, उसकी प्राइसेस को सरकार स्टैट्यूटरली फिक्स करती है। जी हाँ, यूरिया जिस रेट पे मार्केट में मिलेगा, अगर किसी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सब्सिडीज हैं ये लोगों के हाथ में नहीं जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी का सिलेंडर जब आपके घर में आता है, तो आप पूरा पैसा दे देते हो, 700 800 900 जितने का भी सिलेंडर है, और फिर जो 300 400 रुपए की सब्सिडी है आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। मतलब पहला पैसा आपकी जेब से निकल। यूरिया में ऐसा नहीं है। यूरिया में ये जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, ये पैसा सीधे लोगों को बेचती हैं। नहीं सॉरी, ये फर्टिलाइजर लोगों को बेचती हैं और कम दामों पे बेचती हैं, और जितने फर्टिलाइजर बेचे उसका अकाउंट ये सरकार के पास भेज देती है, और सरकार सब्सिडी भेज देती है इन कंपनियों के पास, फर्टिलाइजर कंपनीज के पास। तो सब्सिडी सीधे लोगों के पास नहीं आ रही है, जहां वो फर्टिलाइजर कंपनी के पास रही है, बट एक्चुअली में वो है फार्मर के लिए। फार्मर को अपनी जेब से अपफ्रंट पैसा नहीं देना है, फार्मर को कम रेट पे ही यहां पे यूरिया मिलेगी। तो यूरिया के दाम को स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरली सरकार फिक्स करती है। लेकिन जब बात आती है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की, वहां पे न्यूट्रिएंट बेस्ड रेट्स है। मैं आपको बता दूं, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में जो कंपनीज होती है ना, फर्टिलाइजर कंपनी, वही दाम फिक्स करती है डी कंट्रोल तरीके से। लेकिन उस केस में भी एक लमसम पर टन फर्टिलाइजर सब्सिडी केंद्र की सरकार के द्वारा दी जाती है इन फर्टिलाइजर कंपनीज को। तो ऐसा नहीं है कि दाम यहां पे फिक्स नहीं किए हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के, तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर वाली कंपनी कितना भी दाम यहां पे बढ़ा देंगी, नहीं। यहां पे सरकार की मदद हमेशा अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट के ऊपर पिछले साल प्रति बैग 1,650 रुपए की सब्सिडी थी, और इस साल उस सब्सिडी को बढ़ा के कर दिया गया है 2,500 रुपए। अब सरकार ने सही समय पे सब्सिडी बढ़ा दी। अगर सरकार ये सब्सिडी नहीं बढ़ाती, तो लोगों को, मतलब जो फार्मर्स है, उनको अपनी जेब से देना पड़ता। पर सरकार को पता है कि फार्मर्स को अगर अपनी जेब से देना पड़ा, तो वो डाई अमोनियम फॉस्फेट म्यूरेट ऑफ पोटैश को इस्तेमाल ही करना बंद कर देंगे, केवल यूरिया इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप देखो तो पिछले एक साल में जो डाइमोनियम फॉस्फेट और इसके रॉ मटेरियल्स है ना, उसके दाम बढ़े हैं 80%। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर की सब्सिडी को भी 50% बढ़ाया गया। अब डीएपी के एक बैग पे 2,500 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार, और वो सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर ही जाएगी। फार्मर्स को जिस रेट पे डाइमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश मिल रहा था पहले, उसी रेट पे यहाँ पे मिलता रहेगा। तो भले ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम के बेसिस पे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर को सब्सिडी दी जाती हो, भले यहाँ पे प्राइसेस सरकार द्वारा फिक्स नहीं की जाती, लेकिन हाँ, पर बैग पे सब्सिडी कितनी देनी है ये सरकार ही फिक्स करती है। और उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से सब्सिडी यूरिया में मिल रही है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में भी यहाँ पे किसानों को दी जा रही है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, इनके दाम पिछले 12 महीनों में 92% और 99% बढ़े हैं। और क्राइसिल की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 22-23 में इंडिया का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है, वो 1.65 लाख करोड़ से 1.9 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। मतलब हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल अच्छा खासा बढ़ने वाला है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का कंसेप्ट आया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे ओवरऑल एक किसान को ज्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी। तो फर्टिलाइजर्स जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने उनको सस्ते दामों पर अवेलेबल करवाया, और इसी को आप बोलते हो फर्टिलाइजर सब्सिडी। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज ये है कि बर्थ और डेथ रिपोर्टिंग को यहाँ पे ऑटोमेटेड किया जाएगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रिवैम्प कर रही है केंद्र की सरकार। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस की बात की जा रही है। ये सब कहां किया जा रहा है? 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अभी के लिए जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया चलाता है, और इसको लिंक किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा। तो भैया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लिंक किया गया है, और इनमें अपडेट किया जाता है। क्या किया जाता है? कितने लोगों की जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये सब यहाँ पे अपडेट होता है। एनपीआर के साथ एक्चुअली थोड़ी सी आपके लोग कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ दिन पहले। लोग ये बोल रहे, सरकार ने बोला हम एनपीआर को अपडेट करवाएंगे, लोगों ने बोला आप एनपीआर को एनआरसी से जोड़ दोगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के साथ, जो कि आसाम में कंपाइल हो रहा है। सरकार ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, ताकि नंबर ऑफ डेथ्स और बर्थ्स को हम प्रॉपर तरीके से काउंट कर सके। एनपीआर को अपडेट किया गया था 2010 में,
बाद में इसको अपडेट किया गया 2015 में। अभी के लिए इसको अपडेट हम नहीं कर पाए, उसकी एक वजह यह है कि भाई 2021 का सेंसस अभी के लिए डिले हो गया है, जब सेंसस आएगा तब अपडेट होगा। साथ साथ एनपीआर के रिस्पेक्ट में कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही, लोग बोल रहे हैं कि एनपीआर के अंदर ये जो एनआरसी के हिसाब से अगर नाम अपडेट हो गए तो जिन लोगों को सिटीजनशिप की लिस्ट से निकाल दिया उनको दोबारा सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। फिर देखिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, कुछ टाइमलाइंस मीट नहीं हो पा रही, एफिशिएंसी मीट नहीं हो पा रही, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बर्थ और डेथ की प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीजों के चलते सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस करने की बात की है भारत सरकार ने। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैकबोन सिस्टम को आप कह लो रिक्रूट किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेथ और बर्थ की रिपोर्टिंग हो, ये यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। एक्चुअली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो सब रजिस्ट्रार्स हैं वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह बना के डेथ और बर्थ को रिपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इस बीच हुआ क्या कि बहुत फर्जीवाड़ा होने लगा, फेक डेथ सर्टिफिकेट्स, फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इशू होने लगे, इंफॉर्मेशन बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होने लगी। तो इस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रोका गया और अब ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से इसको बदला जा रहा है। इसको एक्चुअली में रिवैम्प करके रिफॉर्म करके और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि जो फेक डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे ये यहां पे बंद हो जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस इस सिस्टम का ना हो। ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस पर्टिकुलर यूआरएल पे अवेलेबल है, अभी के लिए 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये ऑपरेशनल है। इसमें हमें स्ट्रीमलाइन करके इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, फेक एलिमेंट्स को यहां से निकालना है, और बाद में जब इस सॉफ्टवेयर में प्रॉपर तरीके से डेथ और बर्थ रजिस्टर होंगी तो इसके पर्टिकुलर डाटाबेस को पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ भी जोड़ा जाएगा, इलेक्टोरल रजिस्टर के साथ, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डेसेंस डाटाबेस सबके साथ जोड़ा जाएगा, ताकि किसी ने भी अगर कोई भी फेक कार्ड लिया हो तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है भाई। आरबीडी एक्ट के अंदर डेथ और बर्थ को रजिस्टर किया जाता है, चीफ रजिस्ट्रार को एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है रजिस्टर बर्थ और डेथ से रिलेटेड। ये डेथ और बर्थ को रजिस्टर करने के लिए आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर हमारे पास है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसमें ये जो फेक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है इसको हटाने की जरूरत है। अच्छा, चीजें इंप्रूव भी हुई हैं। इंडिया में जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन लेवल है वो इंप्रूव हुआ है, 2009 में 81.3% था, 2018 तक 89.3% पे आ चुका है। डेथ का रजिस्ट्रेशन रेट 2018 में 86% था, 2009 में 66.9% था, मतलब कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट यहाँ पे है। डेथ ज्यादातर केसेस में क्यों नहीं रिपोर्ट होती, अगर वो डोमिसिलरी डेथ है। डोमिसिलरी डेथ मतलब बूढ़ा इंसान है, बहुत तबीयत खराब है, घर में है, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या है कि ये मृत्यु तो होनी ही थी, सबने एक्सेप्ट कर लिया, सोसाइटी में जाके अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन डेथ को यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया। अगर हॉस्पिटल में आप बीमार हो वहां पे आपकी डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल वाले डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, डेथ रजिस्टर हो जाती है। लेकिन अगर घर में हो जाए, इलाज ना हो रहा हो, इंसान बूढ़ा हो, तो उस केस में डेथ रजिस्टर नहीं होती, उसको रजिस्टर करना जरूरी है। जी, इस पेपर 2 में न्यूज आपको काम है। फिर भाई, चाइना अर्जेस पाक टू क्रैक डाउन ऑन टेरर आउटफिट्स। देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज को मैं अलग से कवर कर दूंगा। यहाँ पे जो बलोच लेडी थी जिसने इस पर्टिकुलर अटैक को एग्जीक्यूट किया गया था, काफी पढ़ी लिखी लेडी थी, एमफिल कर रखा था उसने। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन मैं कर दूंगा कंप्लीट, अभी के लिए तो वीडियो काफी लंबी हो गई, तो मैं यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड क्लिक ऑन सुपर थैंक्स इफ पॉसिबल फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते